हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमने एक वीडियो में नर्व मसल फिजियोलॉजी रिवीजन की थी, जिसमें हमने सिर्फ नर्व फिजियोलॉजी को कंप्लीट किया था। तो आज हम मसल फिजियोलॉजी की रिवीजन, रैपिड रिवीजन करेंगे, जिसमें हम सारी मसल्स के टाइप देखेंगे और उनके डिफरेंसेस देखेंगे। तो जो जो एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग में डिफरेंसेस है सारी मसल्स में, वो देखेंगे फटाफट से। ओके, ऐसे ही रैपिडली रिवाइज करेंगे जैसे नर्व फिजियोलॉजी को रिवाइज किया था और सारे क्वेश्चंस को कवर किया था हमने। ओके, तो उसी तरीके से हम यहाँ भी करेंगे नाउ muscle physiology. Okay, so this is that second part of the video. अब हम शुरू करते हैं स्केलेटल मसल से। तो देखो, मसल फिजियोलॉजी को समझने के लिए हमें स्केलेटल फिजियोलॉजी आनी चाहिए, है ना। अब देखो, स्केलेटल मसल ही है मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर स्केलेटल मसल और एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग आ गया तो आपको मोस्टली आ गया समझो, 60 to 70% आपको आता है समझो। कार्डियक मसल और स्मूथ मसल में कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं, बस वो जानने में। ठीक है, ओके, तो शुरू करते हैं फटाफट से। स्केलेटल मसल से शुरुआत करते हैं। तो स्केलेटल मसल हमें पता है कि मसल फाइबर से मिलकर बनी है। अगर हम कवरिंग की बात करें स्केलेटल मसल की, तो इस तरीके से हमारी अंदर वाली लेयर से जो कवर होता है वो ये देखो, ये सबसे अंदर वाला है हमारा फाइबर। ठीक है, बेसिकली जो ये मसल है, उस मसल के एक मसल को हम, मसल फाइबर को हम देखें तो एपिमाइसियम से कवर होता है बाहर, उसके अंदर फैसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, फैसिकल्स पेरीमाइसियम से कवर होते हैं, और उसके अंदर एक मसल फाइबर मायोफिब्रिल प्रेजेंट होता है जो कि एंडोमाइसियम से कवर होता है। ठीक है, स्केलेटल मसल की अगर हम स्ट्रक्चरली बात करें तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं। ठीक है, सार्कोलेमा से कवर होती हैं, नो सिंसिशियल ब्रिज। ठीक है, यहाँ पे कोई कार्डियक मसल की तरह सिंसिशियम या फिर गैप जंक्शंस प्रेजेंट नहीं होते। मायोफिब्रिल्स हैव मायोफिलामेंट्स इन इट। अब स्केलेटल मसल में क्रॉस स्ट्रैशंस होती हैं, लाइट डार्क बैंड दिखते रहते हैं। ठीक है, स्ट्रैशंस जो है लाइट डार्क बैंड से बनती हैं। अब अगर हम फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल की बात करें, जो कि सेपरेटली भी पूछा जा सकता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सार्कोमियर। हम सबको पता था ये। ओके, द एरिया बिटवीन टू जेड लाइन इज कॉल्ड सार्कोमियर। तो लाइट डार्क बैंड में जब हम दो जेड लाइन को एक्सपेंड करते हैं तो वो हमारा सार्कोमियर यूनिट है। ठीक है, अब सार्कोमियर यूनिट में सेंटर में हमारे थिक फिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, और बाहर थिन फिलामेंट होते हैं। यहाँ पे मायोसिन होता है, ये एक्टिन होता है। ठीक है, ओके। अब अगर हम बैंड्स की बात करें तो अब जो पार्ट हमारा एक जैसा दिखेगा, जिसमें होते हैं थिन फिलामेंट, वो एक जैसा दिखेगा, यानी उसे बोलेंगे आइसोट्रोपिक बैंड, यानी आई बैंड। और जो लाइट भी दिखेगा और डार्क भी दिखेगा, जहां कंबाइन हो रहे हैं वहां डार्क दिखेगा, और जहां नहीं कंबाइन हो रहे वहां लाइट दिखेगा। मतलब ये सेम नहीं है, मतलब एनाइसोट्रोपिक बैंड यानी ए बैंड, राइट। इसके सेंटर में अगर हम बात करें तो एम लाइन होती है, बिल्कुल मिड लाइन। और अगर हम वो बात करें कि जहां सिर्फ थिक फिलामेंट आते हो, उसे हम बोलते हैं एच बैंड। ठीक है, बस इतना ही होता है हमारा सार्कोमेर। अगर सार्कोमेर के इन्हीं कंपोनेंट्स को अगर हम पढ़ें तो थिक और थिन फिलामेंट्स होते हैं हमारे, जो हमें पता होने चाहिए। टू टाइप ऑफ फिलामेंट्स। अब थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट। थिक फिलामेंट में हमारा होता है मायोसिन 2। ठीक है, मायोसिन का टाइप पता होना चाहिए हमें। स्केलेटल मसल में मायोसिन 2 होता है। ठीक है, कुछ डायमीटर और लेंथ होती है हमारी। उसके अलावा स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें हैवी और लाइट चेन होती है। ठीक है, और उसके अगर हम टेल की बात करें तो ये जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है कॉइल की तरह, और लास्ट में कार्गो बाइंडिंग डोमेन होता है। तो हैवी लाइट चेन और कार्गो बाइंडिंग डोमेन, ये हो गया हमारा मायोसिन 2। ठीक है, अगर हम अरेंजमेंट की बात करें तो वो स्कीमेटिक अरेंजमेंट थी, बट अरेंज्ड एज थिक फिलामेंट। अभी जो अरेंजमेंट क्या होते हैं, इस तरीके से होते हैं, ये देखो। ठीक है, इसमें जो हेड होता है वो बाहर की तरफ होते हैं और टेल होते हैं सेंटर की तरफ। तो मल्टीपल मायोसिन्स अरेंज्ड इन बोथ डायरेक्शन, इसे बायपोलर असेंबली बोलते हैं। ओके, चलो जी, थिन फिलामेंट देख लेते हैं। थिन फिलामेंट जो है 5 to 8 नैनोमीटर डायमीटर, 1 माइक्रोमीटर इन लेंथ। थिन फिलामेंट कौन कौन से होते हैं? एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। एक्टिन जो होता है, एक एफ एक्टिन जो है वो 13 जी एक्टिन से मिलके बना है, ग्लोबुलर एक्टिन। ठीक है, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन जो होता है वो 3 टाइप के होते हैं, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी एंड ट्रोपोनिन सी। तो चलो 1 बाय 1 देख लेते हैं इनको भी। ठीक है, अब देखो, ये ध्यान से देखो कि जो हमारा ट्रोपोमायोसिन होता है वो एक्टिन के जी एक्टिन है, ये जो लाइन है ये जी एक्टिन है, राइट। अब जी एक्टिन के ऊपर ये जो स्पाइरल डार्क ब्लू कलर की एक आपको चेन दिखाई दे रही होगी, ये है हमारा ट्रोपोमायोसिन। और ट्रोपोनिन इस तरह से ग्लोबुलर हेड होता है जिसके अंदर तीनों यूनिट प्रेजेंट होती हैं, आई, सी और टी।
अब इनका क्या रोल होता है, ट्रोपोनिन सी होता है किस लिए, विच बाइंड्स टू कैल्शियम। अब ये कैल्शियम से बाइंड करता है, तभी ये थोड़ा ट्विस्ट होगा, ट्रोपोमायोसिन घूमेगा और जिसकी वजह से जो एक्टिन साइट है वो एक्सपोज हो जाएंगी मायोसिन के लिए। अब ये तो हम आगे पढ़ेंगे बार बार, बट आपको पता होना चाहिए सी फॉर कैल्शियम, राइट। ट्रोपोनिन टी होता है टी फॉर ट्रोपोमायोसिन। अब ये ट्रोपोमायोसिन से हमेशा ये बाउंड होता है, ठीक है। और ट्रोपोनिन आई होता है जो इनहिबिट करता है इन्हीं सारी इंटरेक्शंस को। तो ये हो गए हमारे थिन फिलामेंट। अब इसके अलावा भी होते हैं, एक्टिनिन होता है, टिटिन होता है, डेस्मिन होता है। एक्टिनिन होता है विच अटैचेस एक्टिन टू जेड लाइन, टिटिन होता है विच अटैचेस जेड लाइन टू एम लाइन सेंटर की तरफ, डेस्मिन होता है विच बाइंड जेड लाइन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर की तरफ भी स्टेबल होना चाहिए तो उसके लिए भी होता है, ठीक है। ये एक मैकेनिकल मॉडल ऑफ मसल है जो हमें जस्ट एक आइडिया होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट और पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट ये हमारे होते हैं सीरीज में। उसके बाद सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट, तो ये पैरेलली और फिर सीरीज में अटैच होते हैं, सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट। ये एक मैकेनिकल मॉडल दिया गया था मसल का कॉन्ट्रैक्शन के लिए। अब इनके मीनिंग क्या है, देखो कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट होते हैं जो हमारे एक्टिन मायोसिन होते हैं, ठीक है। पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट होते हैं जो सार्कोमेलेमा, क्योंकि एक्टिन मायोसिन जो कंपोनेंट्स हैं उन्हीं के पैरेलल में हमारी प्रेजेंट होती है सार्कोलेमा मेम्ब्रेन्स जो प्रेजेंट होती हैं, है ना। एक्टिन मायोसिन कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हीं के साथ में पैरेलल में हमारी मेम्ब्रेन्स चल रही होती हैं। और सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट उसके सीरीज में होता है। अब ये सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट होता है हमारा मसल के बाद जो टेंडन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये मैकेनिकल मॉडल हमें पता होना चाहिए। कभी कभी वाइवा में ये पूछ लेते हैं कि सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट कौन सा है, ओके। तो चलो अब शुरू करते हैं हम स्केलेटल मसल। अब हमने जान लिया कि सार्कोमेर क्या है स्केलेटल मसल के। अब हम एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग पढ़ेंगे। उससे पहले हमें पता होना चाहिए सार्कोटुबुलर सिस्टम क्या है, ठीक है। सो टू नो द टॉपिक परफेक्टली वी शुड लर्न अबाउट सार्कोटुबुलर सिस्टम, एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग, और ऑब्वियसली उसके बाद आएगा हमारा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, कैसे कॉन्ट्रैक्शन होती है एक्टिन और मायोसिन की। चलो फटाफट से देख लेते हैं सार्कोटुबुलर सिस्टम क्या होता है। अब सार्कोलेमा जो है वो इनवेजिनेट होता है अंदर की तरफ एक कर्टेन की तरफ, ठीक है, और बनाता है टी ट्यूब्यूल, ठीक है। ये वीडियो आप अच्छे से देख लेना अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं लग रहे, ये हम रिवाइज कर रहे हैं। तो अगर हम वो देखें एक हम मायोफिब्रिल को ड्रॉ करके देखें तो ये है, ये बाहर ये सार्कोलेमा है, ये ऐसे कर्टेन की तरह बीच में जाएगी और अंदर सप्लाई करेगी। तो ये बन गया हमारा टी ट्यूब्यूल। अब साथ में है यहाँ पे एसआर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एसआर हो गया, ये टी ट्यूब्यूल हो गया, ठीक है। अब ये फिर से एसआर हो गया। तो इन तीन के अरेंजमेंट को बोलते हैं ट्रायड। तो ये सार्कोटुबुलर सिस्टम हमें आना चाहिए, ठीक है। तो राइटिंग पार्ट आप इन नोट्स में देख सकते हैं। So muscle fiber surrounded by sarcolemma which is invaginated inward like a curtain extension making T-tubule between two fibers, right? Okay. So beside T-tubule there are sarcoplasmic reticulum on both sides making triad. ठीक है, बहुत ही सिंपल था, वही बात लिखी हमने। अब सार्कोटुबुलर सिस्टम कभी कभी कुछ एग्जामिनर 3 मार्क्स का सेपरेटली दे देते हैं, तो इसीलिए हमें कुछ लिखने के लिए भी चाहिए। तो जो टी सिस्टम है, टी ट्यूब्यूल है, इट प्रोवाइड अ पाथ फॉर रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू ऑल मायोफिब्रिल, है ना। वैसे देखा जाए तो सीधा मायोफिब्रिल तक, एसआर तक हमारा एक्शन पोटेंशियल नहीं आएगा, बट इस तरीके से अगर मसल फाइबर के अंदर कर्टेन लाइक इन्वेजिनेशंस होंगी तो अंदर तक ट्रांसमिट होना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो वो काम होता है सार्कोटुबुलर सिस्टम का। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसआर इज इंपॉर्टेंट स्टोर ऑफ कैल्शियम एंड हेल्प इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ तक हो गया हमारा सार्कोटुबुलर सिस्टम। अब ऑब्वियसली आगे हमें पढ़ना है एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग। तो एक्शन पोटेंशियल, अब देखो ये ध्यान रखना, एक्साइटेशन मतलब एक्शन पोटेंशियल आएगा और कॉन्ट्रैक्शन मतलब एक्टिन मायोसिन ब्रिजिंग तक का पहुंचना, उसको बोलते हैं हम कपलिंग। अब ये हमें क्या एक्सप्लेन करना है, एक्शन पोटेंशियल कम्स इन मसल कॉल्ड एक्साइटेशन, सो इट इज कपल्ड विद टू क्या, मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्साइटेशन और कॉन्ट्रैक्शन के बीच में जो जो प्रोसेस होती है वो कपलिंग हमें बतानी है यहाँ पे, राइट। मींस मैकेनिज्म इन्वॉल्व फ्रॉम एक्साइटेशन टू कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अब एक्साइटेशन से मसल कॉन्ट्रैक्शन तक जो इसी कपलिंग होती है उसमें हम दो प्रोसेस को समझते हैं। पहली बात, रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम एसआर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पहले कैल्शियम रिलीज होना, वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। और उसके बाद उस कैल्शियम को कैसे जाके वो ट्रोपोनिन से बाइंड करेगा, कैसे एक्टिन मायोसिन ब्रिजिंग कराएगा, ठीक है, लीड टू मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो चलो फटाफट से देखते हैं। रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम एसआर,
सो होता क्या है बेसिकली, दो टाइप के चैनल होते हैं। टी ट्यूबल पे होता है DHPR विच इज डाइहाइड्रोपायरिडीन रिसेप्टर, और RYR विच इज राइनोडिन रिसेप्टर। ये होता है हमारा SR के ऊपर, और ये होता है हमारा टी ट्यूबल के ऊपर, टी ट्यूबल के ऊपर। ठीक है, ओके। तो ये है हमारे टी ट्यूबल और ये है हमारा SR की बाउंड्री, ये है DHPR और ये है राइनोडिन रिसेप्टर। अब अगर ये आ भी जाता है तो हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए क्या होते हैं। DHPR डाइहाइड्रोपायरिडीन रिसेप्टर, ये एक हीटेरोपेंटामरिक स्ट्रक्चर होता है। हीटेरो मतलब सारे डिफरेंट हैं, 5 स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसमें एक अल्फा 1 होता है, अल्फा 1 जो कि जिसके 4 डोमेन होते हैं। जो अल्फा 1 होता है इसके 4 डोमेन है, 1 to 4। ठीक है, ईच डोमेन है 6 सेगमेंट्स, हर एक के 6 सेगमेंट होते हैं, जिसमें S4 होता है वोल्टेज सेंस करने के लिए और S5 6 होते हैं पोर बनाने के लिए। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक डोमेन हेल्प इन इंटरेक्शन ऑफ DHPR विद राइनोडिन। तो इसमें जो साइटोप्लाज्मिक डोमेन, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन हो गया, इस तरीके से मेम्ब्रेन को जो ट्रेवल करता है, और नीचे की तरफ साइटोप्लाज्मिक हो गया, तो वो हेल्प करेगा साइटोप्लाज्मिक डोमेन, वो इंटरेक्शन के लिए DHPR के लिए, जो राइनोडिन से इंटरेक्ट करेगा। अब राइनोडिन की अगर हम बात करें तो ये होमोटेट्रोमर है। यहाँ पे हीट्रो मतलब सारे डिफरेंट थे, ये होमो है, सेम 4, each having large intracytoplasmic unit with groove or cavities for interaction. ठीक है, with DHPR channel and terminal is critical for it. ठीक है, तो साइटोप्लाज्मिक टर्मिनल हो गया नीचे की तरफ और एंड टर्मिनल हो गया ऊपर की तरफ, जो DHPR से इंटरेक्ट करेगा। ओके, ये हो गया हमारा जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट बोथ द चैनल्स। अब होता क्या है बेसिकली, कैसे होता है सब। तो एक्शन पोटेंशियल आएगी टी ट्यूबल में पहले। ठीक है, तो वोल्टेज सेंसिटिव जो DHPR चैनल है वो स्टिमुलेट हो जाएंगे, उसकी वजह से क्या होगा, उनकी कुछ शेप चेंज हो जाएगी। शेप इस तरीके से चेंज होगी कि वो कपल करेंगे राइनोडिन रिसेप्टर के साथ, इस तरीके से चेंज होगी कन्फर्मेशन कि एक पोर बन जाएगा बीच में। कैसे देख लेते हैं, ये देखो, ये DHPR चैनल है, ये राइनोडिन रिसेप्टर है। एक्शन पोटेंशियल जैसे ही आती है तो DHPR इस पे अटैच हो जाते हैं राइनोडिन रिसेप्टर पे, और इस तरीके से कन्फर्मेशन चेंज होती है कि राइनोडिन रिसेप्टर में एक पोर बन जाता है, अंदर कैल्शियम ज्यादा है ही, वो निकलना शुरू हो जाता है। इसे बोलते हैं कैल्शियम इफ्लक्स फ्रॉम राइनोडिन फ्रॉम SR सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ गए, तो ये था हमारा कैल्शियम इफ्लक्स फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हुआ कैसे, एक्शन पोटेंशियल के आने से कन्फर्मेशन चेंज हुआ, दोनों अटैच हुए और कन्फर्मेशन चेंज हुआ और पोर बन गया। ठीक है, कैल्शियम इफ्लक्स अकर। अब कैल्शियम रिलीज हो गया, उसे क्या करना है, अब वो देखना है एक्टिन मायोसिन ब्रिजिंग में। तो रोल ऑफ कैल्शियम क्या है, हमें पता है कैल्शियम बाइंड करेगा कौन से वाले ट्रोपोनिन से, ट्रोपोनिन C। अब ट्रोपोनिन C से जब वो बाइंड करेगा तो मान लो ये ट्रोपोमायोसिन एक्टिन है, इसके ऊपर ट्रोपोमायोसिन अटैच है और एक यहाँ पे ट्रोपोनिन अटैच है। अब ट्रोपोनिन C जब बाइंड करेगा तो वो ऐसे ट्विस्ट हो जाएगा, ट्विस्ट होगा तो वो ट्रोपोमायोसिन को ट्विस्ट कर देगा, ट्रोपोमायोसिन ट्विस्ट होगी तो एक्टिन एक्सपोज हो जाएगी। बस यही होना है यहाँ पे और कुछ नहीं होना। सो इट बाइंड टू ट्रोपोनिन C, जिसकी वजह से रोटेशन होती है, रोटेशन होने की वजह से ट्रोपोनिन मूव, ट्रोपोमायोसिन मूव हो जाती है, ट्रोपोमायोसिन मूव हो जाती है तो एक्टिन एक्सपोज हो जाती है, रेडी फॉर क्रॉस ब्रिजिंग। ओके, चलो, ट्रोपोनिन T इज बाउंड टू ट्रोपोमायोसिन, कैल्शियम बाइंड टू ट्रोपोनिन C, रोटेट इट, एक्टिन एक्सपोज्ड। बस यही था, ये राइट अप हो गया हमारा। अब बात आती है क्रॉस ब्रिजिंग। अब एक्टिन मायोसिन अटैच तो हो गए, वो आगे की लास्ट कहानी है कि क्रॉस ब्रिजिंग कैसे होती है। अब कब मायोसिन हेड अटैच होगा, कब डिटैच होगा, कब अटैच होगा, कब डिटैच होगा, बस वो है हमारा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक है, ओके, चलो। इट इज प्रपोज्ड इन 1934 बाय हक्सले हैंसन, व्हेन मसल चेंजेस इट्स लेंथ either actively or passively, the array of filaments slide past over each other at almost constant length। ठीक है, ये उसने बोला। अब फेजेस ऑफ स्लाइडिंग फिलामेंट हमें पता होने चाहिए था। होता क्या है बेसिकली, फर्स्ट है एनर्जाइज स्टेट, मतलब ATP बाउंड प्रीवियस स्टेट, in previous state split into ADP and PI by myosin ATPs। ठीक है, ओके। अब ADP PI जो है they remain attached to myosin एंड ओके। तो बेसिकली क्या होता है, जब ये बेसिकली एनर्जाइज स्टेट जो होता है वो डिटैचमेंट स्टेज के जस्ट बाद में होता है, मतलब ATP बाइंड होके डिटैच हुआ, अब एनर्जाइज्ड है ये। ठीक है, इसीलिए इसे एनर्जाइज स्टेट बोलते हैं। सो इफ कैल्शियम प्रेजेंट हियर, बाइंडिंग अकर इन नेक्स्ट स्टेट। इफ नो कैल्शियम प्रेजेंट, नो एक्साइटेशन, नो बाइंडिंग।
ये हम देखेंगे एक बार इमेज में कैसे होता है। उसके बाद आती है बाइंडिंग स्टेट, फिर ये मायोसिन हेड जो है वो बाइंड करेगा, कैल्शियम रिलीज्ड ऑन एक्साइटेशन एक्सपोज द बाइंडिंग साइट एंड बाइंडिंग अकर। उसके बाद आता है बेंडिंग स्टेट, बेंडिंग मतलब पावर स्ट्रोक, ठीक है, इसमें पीआई जो है रिलीज होता है, जैसे फॉस्फेट रिलीज होगा पावर स्ट्रोक होगा बिकॉज ऑफ एक्टिन मायोसिन बाइंडिंग, ठीक है। तो ये बाइंडिंग स्टेट है और ये फिर बैंड हो जाता है, बेंडिंग स्टेट है, मतलब पहले बाइंड होगा फिर बैंड हो जाएगा आगे की तरफ, ठीक है। अब ये एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है, अब बैंड हो चुका है मायोसिन हेड, उसके बाद मायोसिन हेड बैंड्स फॉर डिटैचमेंट। अब डिटैचमेंट के लिए यहाँ पे उसे एटीपी चाहिए, तो डिटैचमेंट एटीपी बाइंडिंग हेल्प इन डिटैचमेंट, बैंडिंग ऑफ मायोसिन इट ब्रेक्स द बाइंडिंग ऑफ ब्रिज बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन, सो एटीपी यूज्ड हियर, बाइंडिंग स्टेट स्टार्ट्स अगेन, ठीक है। तो ये है हमारा ये देखो, सो पहले अटैच्ड होता है, ठीक है, अटैच होता है, उसके बाद ये रिलीज्ड डिटैचमेंट स्टेट होता है, जब एटीपी बाइंड करता है डिटैच हो जाता है, फिर कोक्ड या एनर्जाइज स्टेट होता है, क्योंकि एडीपी पीआई है यहाँ पे, इसे एनर्जाइज स्टेट बोलते हैं। उसके बाद ये क्या करता है, क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए एलिजिबल हो जाता है, जैसे एनर्जाइज्ड होता है ये फिर बाइंड करता है, बाइंडिंग स्टेट आ जाती है, बाइंडिंग स्टेट के बाद फिर बैंड हो जाता है स्लाइड होके, जैसे ही फॉस्फेट रिलीज होगा बैंडिंग बन जाएगी, बैंडिंग जो कि पावर स्ट्रोक स्टेट होती है, पावर स्ट्रोक स्टेट के बाद एटीपी बाइंडिंग के बाद हमारा डिटैचमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्रॉस ब्रिज साइक्लिंग। रफली 5% फिलामेंट्स इन बाउंड स्टेट होते हैं एट वन टाइम एंड दिस कंप्लीट्स मसल कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट आती है कार्डिक मसल। अब कार्डिक मसल उसकी तरह लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती है, ब्रांच्ड होती है, ठीक है। इसमें हमारे इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। गैप जंक्शंस की वजह से हमारा हार्ट एक सिंसिशियम की तरह एक्ट करता है, राइट। सेल के बीच में गैप होता है तो आयंस ट्रांसफर इजीली हो पाता है। इसके अलावा इसमें ट्राइड नहीं होता, डायड होता है, मतलब एक जो हमारा टी ट्यूबुल होता है एक, वो बहुत ज्यादा वाइड होता है फर्स्ट थिंग, ठीक है, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ही होता है और वो भी हमारा बड़ा हार्शली ऑर्गेनाइज्ड होता है, ऐसे वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमारा रेशियो जो होता है डीएचपीआर और राइनोडिन का यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, 1:10 तक हो सकते हैं। ये एक ही एसआर जो है वो रोटेट होता रहेगा और एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग करता रहेगा। अब हमें प्रॉपर्टीज बतानी चाहिए कार्डिक मसल की जब हम कार्डिक मसल करते हैं, राइट। तो कार्डिक मसल की जो प्रॉपर्टीज है वो है मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड मेटाबॉलिक प्रॉपर्टीज। मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में होता है स्ट्रैटेड मसल है, ये हमें पता है, इंटरकैलेटेड डिस्क, गैप जंक्शन, वेल डेवलप्ड एसआर, वन ट्रायड पर सार्कोमेर, ठीक है। डायड भी बोल सकते हैं या वन ट्रायड भी बोल सकते हैं, स्केलेटल में हम दो ट्रायड बोलते हैं, राइट। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में ऑटोरिदमिसिटी, एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिविटी बतानी है हमें। मैकेनिकल में रिफ्रैक्टरी पीरियड, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ऑल और नन लो, स्टेयरकेस फेनोमेना या फिर ट्रैपिंग, समेशन ऑफ सबलिमिनल स्टिमुलाई। मेटाबॉलिक प्रॉपर्टीज में ब्लड सप्लाई जो है वो रफली 250 ml पर मिनट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा है, मायोग्लोबिन कंटेंट बहुत ज्यादा है और हाईली ऑक्सीडेटिव होता है मेटाबॉलिज्म यहाँ पे, और मोस्टली एनर्जी जो है वो 60% फैट से मिल रही होती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि बहुत जरूरी है हमारे हार्ट के लिए, बट मेजरली प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डिक मसल में हमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जो है वो अच्छे से आनी चाहिए। ओके, तो ऑटोरिदमिसिटी क्या होती है, जब बिना किसी स्टिमुलस के कोई एक्साइट कर पाए, अपनी एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर पाए, ठीक है। अब ये कैपेसिटी होती है पेसमेकर की, ठीक है। ये डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलेगी, अगर आपको देखनी है आप अच्छे से देख सकते हैं। कॉज क्या है ऑटोरिदमिसिटी का, हमारा ऑब्वियसली पेसमेकर पोटेंशियल, मतलब फेज 4 ऑफ एक्शन पोटेंशियल ऑफ एसए नोड, ठीक है, जिसके कॉज होता है फनी चैनल्स और फिर कैल्शियम चैनल टी टाइप। इसकी वजह से ये दोबारा से डीपोलराइज होके थ्रेशोल्ड टच कर पाता है और नेक्स्ट मेम्ब्रेन जो एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट हो पाती है, इसे बोलते हैं ऑटोरिदमिसिटी। एक्साइटेबिलिटी क्या होती है कि जब स्टिमुलस दिया जाए तब वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर पाए। अब यहाँ स्टिमुलस हमें पता है कौन देता है, एसए नोड देती है। ये एसए नोड अब हमारा गैप जंक्शन से ये पहुंच जाएगा दूसरी मसल्स में, तो कार्डियक मसल का एक्शन पोटेंशियल हो गया, राइट। तो एक्साइटेबली कार्डियक मसल इज प्रोड्यूस्ड in action potential is produced in response to pacemaker potential conducted to whole muscle via conductive tissue, ठीक है। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। अब ये भी हमने अभी अभी पढ़ा है, कंडक्टिव टिश्यू भी तो ट्रांसमिट करते हैं, तो इंपल्स इन एसए नोड इज ट्रांसमिटेड टू एट्रिया एंड वेंट्रिकल वाया कंडक्टिव टिश्यू एवी नोड,
इंटरनोडल फाइबर्स, बंडल ऑफ हिज एंड पुरकिंजे फाइबर्स। तो यहाँ इनका भी एक डायग्राम बनता है। तो ये मैं आपको नोट्स दिखाना चाह रही हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से हम परफॉर्म करेंगे। ऑटोरिदमिसिटी में पेसमेकर पोटेंशियल, एक्साइटेबिलिटी में आप बताएंगे कार्डियक एक्शन पोटेंशियल, और अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो आपको इस तरीके से कंडक्टिव टिश्यू भी सारे दिखाने होंगे, एसए नोड, इंटरनोडल फाइबर्स, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज एंड पुरकिंजे फाइबर्स, राइट। ओके, नाउ कमिंग टू मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में रिफ्रैक्टरी पीरियड सबने सुना है बहुत अच्छे से। तो हम क्या होता क्या है, ये वो ड्यूरेशन है जिसमें मसल रिफ्रैक्टरी होती है ना, कोई रेस्पॉन्स नहीं करेगी वो स्टिमुलस अगर मिलता है, प्रोवाइडेड अगर स्ट्रेंथ जो है स्टिमुलस की वो ज्यादा हो तो भी नहीं करेगी, है ना। ये होता है तो हमारा एक्शन पोटेंशियल अगर हम देखें कार्डियक मसल का, ये होता है 250 से 300 मिलीसेकेंड। तो इसी लॉन्ग का एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन की वजह से हमारी कार्डियक मसल जो है इसका भी रिफ्रैक्टरी पीरियड भी ज्यादा होता है। यही रीजन है कि कार्डियक मसल कांट बी टेटेनाइज, कार्डियक मसल को टेटेनाइज नहीं किया जा सकता। टेटेनाइज होता है कि मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ऐसे, तो दोबारा स्टिमुलस अगर दिया जाए तो वो दोबारा कॉन्ट्रैक्शन में चली जाएगी, तो सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं टेटनस, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है। तो रिफ्रैक्टरी पीरियड में एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। वो रिफ्रैक्टरी पीरियड जिसमें आप कितना ही स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दे लो मसल एक्साइट नहीं होने वाली, तो उसे बोलते हैं हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये होता है 180 टू 200 मिलीसेकेंड। लेकिन एक 50 मिलीसेकेंड का एक पीरियड होता है जिसमें अगर आप स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दे दोगे तो वो मसल जो है वो रिस्पॉन्ड कर पाएगी, ठीक है, उसे बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। और ये जो दोनों पीरियड हैं अगर हम ध्यान से देखें तो ये फेज 3 की जो शुरुआत है, फेज 3 के अर्ली पॉइंट से यहां से लेके ये जो हमारा थोड़ा सा ड्यूरेशन है ये है वो 50 मिलीसेकेंड, जिसमें हम एक्साइट करेंगे स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस से तो एक्साइट हो पाएगी। क्यों? क्योंकि सोडियम चैनल यहाँ क्लोज हो चुके होते हैं तो वो दोबारा ओपन हो सकते हैं। ओके जी, तो चलो शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टी है स्टेयरकेस फेनोमेना। स्टेयरकेस फेनोमेना क्या होता है? सक्सेसिव इंक्रीज इन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इफ हर्ट इज स्टिमुलेटेड रिपीटेडली। हर्ट को अगर बार बार हम स्टिमुलेट करें, ऐसे फिर से स्टिमुलेट करें, तो हर बार देखो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है। तो हम इसको अगर ऐसे ट्रेस करें तो स्टेयरकेस की तरह हो गया, है ना। ये होता क्यों है? क्योंकि जो सेकंड स्टिमुलस है ये पहले की वजह से बेनिफिट हो जाता है। अब पहला कॉन्ट्रैक्शन हुआ था तो अंदर कैल्शियम भी है जो कि वापस नहीं गया, पहले ही हमने दोबारा कॉन्ट्रैक्शन दे दिया, तो कैल्शियम भी अंदर है। और हमें पता है कैल्शियम तो भाई कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सीरम कैल्शियम लेवल से। अब जितना कैल्शियम उतना फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अब कॉन्ट्रैक्शन हुआ है तो टेम्परेचर भी हाई है, विस्कोसिटी भी कम है मसल की, इस वजह से दूसरा कॉन्ट्रैक्शन इजीली हो पाता है। इसको बोलते हैं हम बेनिफिशियल इफेक्ट, कि भाई सेकंड जो स्टिमुलस है वो बेनिफिट हो गया फर्स्ट की वजह से, जो चेंजेस फर्स्ट ने किए, ठीक है। तो स्टेयरकेस फेनोमेना हो गई। नेक्स्ट है हमारा ऑल और नन लो। ऑल और नन लो क्या होता है कि अगर हम मसल को एक्साइट करें, मसल को अगर हम स्टिमुलस दें, तो या तो वो कोई रेस्पॉन्स नहीं करेगी, लेकिन अगर रेस्पॉन्स करती है तो वो अपनी फुल पोटेंशियल में करेगी, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हर बार मैक्सिमम होगा। आप फर्दर इंक्रीज भी करेंगे तो भी बढ़ने नहीं वाला, ठीक है। ये होता है हमारा ऑल और नन लो। ऑन स्टिमुलेशन मसल आइदर डजंट कॉन्ट्रैक्ट और इफ इट कॉन्ट्रैक्ट इट डज विद मैक्सिमल ऑफ इट्स एबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सबमिशन ऑफ सबलिमिनल स्टिमुलाई। ये क्या होता है कि सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कैन नॉट एक्साइट अ मसल। हमें पता है सब थ्रेशोल्ड नहीं एक्साइट कर सकता, पहला जो रेस्पॉन्स है वो थ्रेशोल्ड की वजह से आता है। जब बहुत सारे सब थ्रेशोल्ड दिए जाएं तो एक रेस्पॉन्स आ सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सब थ्रेशोल्ड ये सबमिट होके उन्होंने थ्रेशोल्ड बना दिया, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सबमिशन ऑफ सबलिमिनल स्टिमुलाई, ठीक है। ओके, अब इसमें एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग कार्डियक मसल में कैसे होती है वो हमें देखनी है, ठीक है। अब देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता इसमें, बस हमें पता है टी ट्यूबुल वाइड है यहाँ पे, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल आई एसए नोड से और हमें वाइड टी ट्यूबुल के थ्रू हमारा कपलिंग हो गई राइनोडिन रिसेप्टर और डीएचपीआर की, ठीक है। अब कैल्शियम यहाँ बाहर से भी आ रहा होता है, ठीक है, लीड टू कैल्शियम इनफ्लक्स फ्रॉम एसआर। अब कैल्शियम एंटर हो गया उसकी वजह से और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी आ गया, कैल्शियम इफ्लक्स फ्रॉम एसआर भी हो गया, ठीक है। अब दिस कैल्शियम ओपन्स, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो कैल्शियम निकला है राइनोडिन रिसेप्टर से, ये राइनोडिन रिसेप्टर
सॉरी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही बहुत सारे IP3 चैनल्स होते हैं, जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं, और ये कैल्शियम उनके ऊपर जाके और राइनोडिन रिसेप्टर के ऊपर जाके और कैल्शियम रिफ्लेक्स करता है। ठीक है, कैल्शियम स्पार्क बोलते हैं इसको, कि एक चैनल ने जाके फिर दूसरा चैनल खोल दिया, दूसरे ने जाके वहां से जो निकला उसने दूसरा खोल दिया, उसने दूसरा खोल दिया, ऐसे एक चेन बन गई और प्रोड्यूस किया कैल्शियम स्पार्क इन सीरीज। मीन्स ह्यूज नंबर ऑफ राइनोडिन रिसेप्टर ओपन और कैल्शियम चैनल, जिसकी वजह से कैल्शियम इफ्लक्स हो गया। तो हुआ क्या, अल्टीमेटली कैल्शियम बहुत ज्यादा हो गया सार्कोप्लाज्म में, विच लीड टू एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग, आगे एक्टिन मायोसिन ब्रिजिंग कराएगा, उसी तरीके से सेम तरीके से कराएगा स्केलेटल मसल की तरह। ठीक है, अब ये कैल्शियम जो है वो वापस ले लिया जाता है ताकि मसल रिलैक्स हो सके। अब ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस ले लिया जाएगा सर्का पंप से। ठीक है, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी जा सकता है वाया। अब देखो इंट्रासेलुलर कैल्शियम जो है, रिलैक्सेशन क्यों होता है मसल का, कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है, रिलैक्सेशन मसल का बताओ। अब ये कैसे होता है, SR में वापस जाता है सर्का पंप से। ठीक है, कैल्शियम सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर यूज होता है और ECF में भेज दिया जाता है कैल्शियम, सोडियम अंदर आ जाएगा। ऐसा ये सेम माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होता है। ठीक है, और कैल्शियम जो है वो एंटर कैसे करता है सेल के अंदर, वाया DHPR स्टिमुलेशन बाय एक्शन पोटेंशियल, पहली चीज। दूसरा, कुछ लीकी चैनल्स होते हैं या वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं, एक्शन पोटेंशियल आएगा तो वो भी खुल जाएंगे। और कुछ सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर होते हैं। इन्हीं 3 तरीकों से सोडियम कैल्शियम जो है वो एंटर होता है सेल में, और इन तरीकों से कैल्शियम जो है वापस मसल रिलैक्सेशन में हेल्प करता है और कैल्शियम को वॉश आउट करते हैं। ठीक है, सेल। ओके, तो ये था कार्डियक मसल। अब आती है स्मूथ मसल के बाद। स्मूथ मसल क्या डिफरेंट है, स्मूथ मसल बहुत ज्यादा डिफरेंट है। एक तो इसमें स्ट्रेशंस नहीं होते, एक स्मॉल साइज का होता है। ठीक है, इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट बड़ा डिफरेंट तरीके से अरेंज होते हैं, इसमें कोई जेड लाइन नहीं होती। ठीक है, इसमें डेंस बॉडीज आर बाइंड टू एक्टिन, ट्रोपोनिन नहीं होता, इसमें ट्रोपोमाइसिन होता है। ठीक है, और SR जो है वो बहुत ही लेस एक्सटेंसिवली अरेंज्ड होता है। अब ये होती है एक स्मूथ मसल, इसमें जो है T ट्यूबुल की बजाय प्रेजेंट होते हैं ऐसे डिप्रेशन जिसे बोलते हैं कैवियोला, और कैवियोला के नीचे जो है ये है हमारा SR, बहुत ही रफली ऑर्गेनाइज्ड है। और आप जो ये मार्क देख रहे हैं, ये स्ट्रेट मार्क्स, ये हमारे हैं फिलामेंट्स। अब ये फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इस तरीके की मसल हो जाएगी कॉन्ट्रैक्टेड। ठीक है, ये हो गया स्मूथ मसल। इसके 2 टाइप होते हैं, सिंगल यूनिट और मल्टीपल यूनिट। ये देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि एक्शन पोटेंशियल क्या होती है स्मूथ मसल में। बेसिकली कैल्शियम डिपेंडेंट होती है ये। एंट्री ऑफ कैल्शियम लीड टू ओपनिंग ऑफ voltage gated calcium channel which are slow to open, slow to close, and it reaches the threshold and cause depolarization. अब बेसिक तो है ये, बट स्मूथ मसल या तो वेसल में प्रेजेंट होती है या विसरास में प्रेजेंट होती है। हमें देखना है किस टाइप की एक्शन पोटेंशियल वहां होती है। ओके, तो एक्शन पोटेंशियल ऑफ स्मूथ मसल्स की अगर हम देखें तो RMP रफली -50 to -60 होता है, मोस्टली बुक्स में -60 मिलेगा आपको। ठीक है, तो अब देखो ये 4 टाइप की एक्शन पोटेंशियल हैं जो स्मूथ मसल में मिलती हैं। स्मूथ मसल में मोस्टली इस तरीके की एक्शन पोटेंशियल मिलती है, स्पाइक पोटेंशियल। ठीक है, या फिर जैसे GIT में स्लो वेव्स होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल ऑफ कार्ल स्लो वेव जनरेट करते हैं, तो ये स्लो वेव्स हो गई। अगर गट की हम बात करें तो इन स्लो वेव्स के ऊपर ही अगर स्ट्रेच मतलब बोलस आ गया फूड का, या फिर एसिटाइल कोलिन स्टिमुलेशन हो गया, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हो गया, तो इस तरह से स्पाइक बन जाएंगे उसके ऊपर। ये होती है एक्शन पोटेंशियल, ये नहीं होती एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, और या कुछ ऐसी भी देखने को मिलती हैं जैसे यूट्रस में देखने को मिलती हैं। ठीक है, जो हमारी कार्डियोमायोसाइट की एक्शन पोटेंशियल है हैविंग प्लेट्यू फेस, बिल्कुल सेम तरीके से जैसे यूट्रस में देखने को मिलती है। तो कुछ इस तरीके से एक्शन पोटेंशियल देखने को मिलती है स्मूथ मसल में। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन जो है स्मूथ मसल की, अगर हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती है स्मूथ मसल। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली कि स्लो वेव है, अगर स्ट्रेच बोलस ने अगर गट को स्ट्रेच किया फॉर एग्जांपल तो स्पाइक जनरेट हो गई, दीज आर स्पाइक पोटेंशियल्स। अब ये एक्शन पोटेंशियल है, एग्जांपल है पेरिस्टाल्सिस। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो स्मूथ मसल जो है वो बहुत ही डाइवर्स रोल प्ले करती है हमारी बॉडी में। अगर आपको याद हो तो स्फिंक्टर्स होते हैं जो हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं, तो ये टोनिक कॉन्ट्रैक्शंस हो गए। टोनिक मतलब सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन में जो रहती है। ठीक है, स्फिंक्टर्स फॉर एग्जांपल। ठीक है, अगर जैसे ब्लड वेसल्स की अगर हम बात करें तो कुछ टोन ब्लड वेसल की भी प्रेजेंट होती है, वो कभी कभी रिलैक्स होते हैं।
है ना। या फिर हम अगर पेरिस्टल्सिस की बात करें तो फेजिक कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, रेगुलरली हो रही होती हैं, मतलब स्पाइक देन फिर फॉल होगा, फिर डिपोलराइजेशन फिर फॉल, तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, फॉर एग्जांपल पेरिस्टल्सिस। ठीक है, स्लो वेव जो होती हैं वो हमारी पूरी जीआईटी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, या फिर कुछ ऐसी होती हैं जैसे रिलैक्स रहेंगी मसल और कुछ देर के लिए कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ये भी फेजिक कॉन्ट्रैक्शन है। जैसे यूरिनरी ब्लैडर हमेशा रिलैक्स रहेगा लेकिन कभी कभी मिक्चुरेशन के टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है। तो इस तरीके से आप अगर हम देखें तो स्मूथ मसल बड़ा डाइवर्स तरीके से कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, फेजिक और टोनिक कॉन्ट्रैक्शन। दोबारा से यूनिट्स पे आते हैं, पहले फंक्शन देखते हैं। फंक्शन जो है यानी अगर जीआईटी की बात करें तो या तो वो फूड अकोमोडेट करने के लिए रिलैक्स हो रहे होते हैं या फिर पेरिस्टालसिस करके प्रोपेल कर रहे होते हैं फूड को जीआईटी में, या फिर ब्लड वेसल में रिलैक्स हो रहे होते हैं, रिलैक्सेशन करके हम बीपी को मेंटेन कर रहे होते हैं, या फिर नॉर्मली टोन प्रेजेंट होती है, कॉन्स्ट्रिक्शन में रहती हैं कुछ ब्लड वेसल, राइट। ठीक है, अब अगर टाइप की बात करें तो सिंगल यूनिट और मल्टी यूनिट फाइबर्स होते हैं स्मूथ मसल में। सिंगल यूनिट क्या होता है कि न्यूरॉन कम है और उसी के साथ ज्यादा ही मसल फाइबर इनर्वेटेड हैं, लेकिन ये एक दूसरे से कनेक्टेड है वाया गैप जंक्शन। ठीक है, तो ये एक तरीके से काम करेंगे। ये मसल फाइबर जो सिंगल यूनिट है ये काम आती हैं हमारी जो सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन वाला फंक्शन है ना, जो टोनिक कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, मल्टी यूनिट फाइबर्स जो हैं वो ऐसे सेपरेट फाइबर्स और सेपरेट नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं बेसिकली स्मूथ मसल के, ये कुछ चीजें चेंज कर सकते हैं। सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक नोरेपिनेफ्रिन अगर रिलीज करता है तो वो कॉन्ट्रैक्शन को कम करता है, पैरासिम्पैथेटिक हमेशा बढ़ाता है। ठीक है, अगर हम हार्ट की देखें, सीवीएस में सिंपैथेटिक हर चीज बढ़ाता था लेकिन जीआईटी में पैरासिम्पैथेटिक हर चीज बढ़ाता है, मूवमेंट्स बढ़ा रहा होता है, राइट। ठीक है, स्ट्रेच जब होता है बोलस की वजह से, स्ट्रेच की वजह से स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाती है टू अकोमोडेट। कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो वेजोडाइलेटर हैं वो वेजोडाइलेशन करेंगे, कॉन्स्ट्रिक्टर हैं वो कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे, तो ये चीजें जो हैं वो हैम्पर कर सकती हैं कॉन्ट्रैक्शन को। अब फटाफट से देख लेते हैं एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग कैसे होती है। अब कैल्शियम अंदर आ जाता है, इसमें कैवियोले से सीधा ही अंदर आ जाता है। अब कैल्शियम जो है यहाँ पे एसआर प्रेजेंट है, कैल्शियम और एक प्रोटीन होता है कैल्मोडुलिन, ये दोनों बना कॉम्प्लेक्स बनाते हैं कैल्शियम कैल्मोडुलिन कॉम्प्लेक्स, ये वाला। ठीक है, ये बन गया। अब ये क्या होता है जब ये कॉम्प्लेक्स बनता है तो इनएक्टिव एमएलसीके मायोसिन लाइट चेन काइनेज एक एंजाइम होता है जो कि ये इनएक्टिव फॉर्म है, ये बाउंड है एक दूसरे के साथ, ये इसको एक्टिव एमएलसीके में कन्वर्ट कर देती है कैल्मोडुलिन। अब देखो ये कैल्मोडुलिन ने क्या किया, इसे स्ट्रेच करके ओपन कर दिया, ये हो गया एक्टिव। अब ये एक्टिव हो गया, इसकी वजह से जो मायोसिन लाइट चेन, मायोसिन की जो लाइट चेन है वो फॉस्फोरिलेट हो जाती है, पी मॉलिक्यूल फॉस्फेट इसके साथ अटैच हो जाता है, फॉस्फोरिलेटेड। ठीक है, अब फॉस्फोरिलेटेड जब होती है तो मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है। वाइस वर्सा अगर ये इनएक्टिव है और तो एटीपी रिलीज कर देगी, तो जो एमएलसी है मायोसिन लाइट चेन वो डीफॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में रहेगी, उससे होता है मसल रिलैक्सेशन। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा होता है। ठीक है, अब रिलैक्सेशन जो हो रहा होता है, ये जो हमारा सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन है ना, टोनिक कॉन्ट्रैक्शन, इसमें क्या होता है ये डीफॉस्फोरिलेटेड फेज में ही रहता है। अब इसको एटीपी जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये रिलैक्स नहीं होगा, इसीलिए ये जो सस्टेन्ड टोनिक कॉन्ट्रैक्शंस है, फॉर एग्जांपल स्फिंक्टर्स हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं हमारे जीआईटी में, वो बहुत कम एटीपी लेते हैं, राइट। इसीलिए इस मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल को बोलते हैं कि उसे कम एनर्जी चाहिए। अब इस जो ये टोनिक कॉन्ट्रैक्शन है इसको हम बोलते हैं लैच ब्रिज फेनोमेना, लैच ब्रिज मैकेनिज्म। एक्टिवेशन ऑफ एमएलसीके एंड मायोसिन लाइट चेन फॉस्फोरिलेशन phosphatase are needed to start and stop the smooth muscle। अब ये तो हमने देख लिया कि कैसे होता है एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। अब बात क्या है कि डीएक्टिवेशन ऑफ दिस एंजाइम एमएलसीके इट प्रोलॉन्ग द अटैचमेंट ऑफ मायोसिन एक्टिन। अब दूर करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी नहीं है तो ये सस्टेन्ड स्टेट में ही रहेंगे, जिसकी वजह से टोनिकली कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं स्फिंक्टर्स, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्फिंक्टर काम नहीं करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो इसी लैच ब्रिज फेनोमेना स्मूथ मसल में होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ओवरव्यू है हमारा स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन का। सेम कैल्शियम कैल्मोडुलिन बन गया, उससे एक्टिव एमएलसीके बन गया, उसने एक्टिव कर दिया हमारे इस एंजाइम को, और फॉस्फोरिलेटेड मायोसिन हेड लीड टू एक्टिन मायोसिन ब्रिजिंग कॉजिंग स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। एट लास्ट हम देख लेते हैं कि तीनों मसल में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है,
अब स्केलेटल मसल जो है लोकेशन की अगर बात करें तो बोन से अटैच होती है स्केलेटल मसल। कार्डियक मसल हार्ट में होती है, विसराज में स्मूथ मसल और ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्केलेटल मसल स्ट्रैटेड अनब्रांच्ड होती हैं, कोई गैप जंक्शन नहीं होता, वॉलंटरी होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। कार्डियक मसल स्ट्रैटेड होती हैं लेकिन ब्रांच्ड होती हैं, गैप जंक्शन होते हैं, यहाँ पे मोस्टली सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्मूथ मसल की अगर हम बात करें उसमें कुछ भी नहीं होता, स्ट्रेसेंस, ब्रांचिंग, गैप जंक्शन नहीं होता, इनवॉलंटरी तो ये है ही। ठीक है, सिंगल न्यूक्लियस। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इसमें ट्रायड होते हैं 2। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड होता है ट्रायड अरेंजमेंट में, इसमें डायड अरेंजमेंट होता है या फिर वन ट्रायड भी कुछ बुक्स में मिलेगा आपको। ऑर्गेनाइज नहीं होता सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें बिल्कुल ही पुअरली ऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल कंपोनेंट की बात करें स्केलेटल मसल में एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोमायोसिन सारे होते हैं। ठीक है, सेम होते हैं इसमें कार्डियक मसल में, इसमें ट्रोपोनिन नहीं होता और कैल्शियम कॉलमोडुलिन कॉम्प्लेक्स और एमएलसी के चाहिए होते हैं इसमें कॉन्ट्रैक्ट